सक्सेना, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 से 29 जुलाई तक आयोजित होगा। इन सम्मेलनों के पीछे 2007 की नीति पर चलकर ब्राह्मण वोटरों को साथ कर बीएसपी फिर से सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बीएसपी मुखिया चाहती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा के नारा एक बार फिर गूंजे। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। तब बीएसपी ने 30% वोट हासिल कर 403 में से 206 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। संगठन के नेताओं को मायावती की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वे ब्राह्मण के पास जाएं, उनको पार्टी से जोड़े, उनके दुख दर्द में शामिल हो, बूथ कमेटियों के गठन अभियान में उन्हें शामिल करे। बीएसपी की रणनीति है कि दलित मुस्लिम उसका पुराना गठजोड़ है। अब तक जिन मुस्लिमों का रुख समाजवादी पार्टी की ओर साफ दिख रहा है, उनकी भरपाई ब्राह्मणों के साथ कर ली जाए। तो मायावती ने बड़ा दांव खेला है, मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। आपको बता दें कि बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यही रणनीति बीएसपी ने 2007 में भी चली थी। इन सम्मेलनों के पीछे 2007 की नीति पर चलकर ब्राह्मण वोटरों को साथ कर बीएसपी फिर से सत्ता तक पहुंचना चाहती है। आपको बता दें कि मायावती की पार्टी बीएसपी करीब 9 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है। 2012 में अखिलेश ने उनसे सत्ता छीन ली थी। उसके बाद बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। वेस्ट यूपी में बीएसपी ज्यादातर जिलों में हाशिए पर है। उनके जनप्रतिनिधि गिनती के हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीएसपी का हाथी चिंगार नहीं पाया था। वेस्ट यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वेस्ट यूपी में बीएसपी को हार मिली थी। भैया आपको ये बता दें कि 2019 में ज़रूर समाजवादी पार्टी की बैसाखी से बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर सीटें मिल गई थी। 2007 से सरकार बनाने के बाद बीएसपी सत्ता का सुख नहीं भोग सकी है और अब मायावती ये पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में सरकार बना सके। 2007 में बीएसपी ने 88 टिकट विधानसभा में ब्राह्मणों को दिए थे। ब्राह्मणों ने बीएसपी के पक्ष में तब जमकर वोट किया था। 41 विधायक तब जीते थे। उसके बाद ब्राह्मण मायावती से खफा हो गए। 2012 में बीएसपी ने ब्राह्मणों को 74 टिकट दिए, लेकिन जीत सिर्फ 10 को ही मिली। इसी तरह 2017 में बीएसपी ने ब्राह्मणों को 66 टिकट दिए। ब्राह्मणों का साथ नहीं मिलने पर सिर्फ 3 जीते। तो अब मायावती ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। यूपी में 23 से 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने जिसका साथ दे दिया उसकी सरकार बन जाती है। ब्राह्मण शुरू में कांग्रेस के साथ था, उसकी सरकार बनी थी। 2017 में बीएसपी के साथ चला गया तो बीएसपी की सरकार बन गई। 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने से अखिलेश सत्ता के सिरमौर हो गए थे। 2014 के बाद से बीजेपी का दामन थाम लिया तो सत्ता का कमल खिल गया। यही वजह है कि बीएसपी अगले विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मणों को साधने में अभी से ही जुट चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में 23 से 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीएसपी मुखिया चाहती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा के नारा एक बार फिर से यूपी में गूंजे। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन से ही चुनाव अभियान का आगाज किया था। तब बीएसपी ने 30% वोट हासिल कर 403 में से 206 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। संगठन के नेताओं को मायावती की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि वे ब्राह्मणों के पास जाए, उनको जोड़े, उनके दुख दर्द में शामिल हो, बूथ कमेटियों के गठन अभियान में उन्हें शामिल करे। बीएसपी की रणनीति है कि दलित मुस्लिम उसका पुराना गठजोड़ है। अब तक जिन मुस्लिमों का रुख एसपी की तरफ दिख रहा है, उसकी भरपाई ब्राह्मणों के साथ कर ली जाए। और आपको ये भी बता दें कि रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
कहा था कि ब्राह्मण समाज दुखी है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया था। मायावती ने कहा कि यूपी के दलित लोगों पर मुझे नाज है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दलितों को भटकाने के बहुत प्रयास किए। बीजेपी ने दलितों को खूब खिचड़ी खिलाई, लालच दिया। दलितों के हाथों की बनी खिचड़ी इन्हें पसंद नहीं होती है, शायद खुद से ही बना कर ले गए हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही यही किया। इसके अलावा मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि दलितों ने एक तरफा वोट बीएसपी को ही दिया, वो बहकावे में नहीं आते हैं। मायावती ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत सपा से भी ज्यादा था। ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ब्राह्मणों के साथ कितना गलत हो रहा है, तो इसलिए ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना ही बीजेपी के बहकावे में आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में बीएसपी 23 से 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन का उत्तर प्रदेश में आयोजन करेगी। 2007 की नीति पर एक बार फिर से बीएसपी ने चलने का फैसला लिया है। ब्राह्मण वोटरों को एक बार फिर से साधा जाएगा। तो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड खेला है। मायावती ने बड़ा दांव चला है। 23 से 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन होगा। ब्राह्मण वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है। मंगलवार शाम से उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। एसजीपीजीआई के निदेशक आर.के. धीमान उनके इलाज पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सेहत पहले से खराब हुई है, वे वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगलवार शाम से उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा उनके मापदंडों की बारीकी से निगरानी भी की जा रही है। उन्हें संक्रमण और सेप्सिस के चलते एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाएं दी जा रही है। डॉक्टर धीमान ने बताया कि कल्याण सिंह क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती है और उनकी निगरानी के लिए करीब दर्जन भर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। बुधवार को सांस लेने में परेशानी होने के कारण उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार क्रिटिकल केयर मेडिसिन के गहन चिकित्सा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा से बुधवार को चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। वे लखनऊ से उन्नाव तक रथ लेकर जाएंगे। वहां ग्राम सरोसा स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जबकि लगभग एक महीने पहले बनाई गई योजना के तहत अखिलेश यादव मूर्ति अनावरण करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करते। इसमें उन्नाव के अलावा हरदोई, कानपुर, रायबरेली सहित अन्य जिलों के लोगों के भी जुटने की संभावना थी। मगर इस बीच सोमवार को जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए जनसभा की अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद सपाइयों ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से उन्नाव तक रथ लेकर जाएंगे। रथ यात्रा के दौरान करीब 150 से ज्यादा स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। तो यूपी के चुनावी रण में समाजवादी पार्टी भी उतर चुकी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज उन्नाव दौरा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव रथ यात्रा से ही बुधवार को चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। वे लखनऊ से उन्नाव तक रथ लेकर जाएंगे। ग्राम सरोसा स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और आपको बता दें कि एक महीने ये योजना बनाई गई थी, जिसमें अखिलेश यादव मूर्ति अनावरण करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करते, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल्स का हवाला देते हुए उन्हें जनसभा की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ से उन्नाव तक रथ लेकर जाएंगे। रथ यात्रा के दौरान करीब 150 से ज्यादा स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा
और इसी के जरिए समाजवादी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा से बुधवार को चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनोज जुड़ चुके हैं। सनोज, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा से चुनाव अभियान का आगाज करने वाले हैं। लखनऊ से उन्नाव तक रथ लेकर जाएंगे, क्या जानकारी मिल रही है? जी मैम, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। जी मैम, आवाज आ रही है? जी बोलिए। कार्यक्रम स्तर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मंत्री सर मनोहर लाल की मूर्ति को किया मनोहर लाल उनके कार्य चौरासी में आए अखिलेश यादव जी हमारे सन्नौज, पहले इनका जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया है। पहले कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करने का प्लानिंग थी उनकी, लेकिन उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। जी मैम, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मैम 50 लोगों की अनुमति दी गई है। जी शुक्रिया सन्नौज, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें फराटा भरती हुई नजर आएगी। आज से इन बसों का प्रोटोटाइप ट्रायल शुरू हो गया है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। मंत्री ने कहा कि 1 साल तक इन बसों का किराया साधारण बसों के बराबर रहेगा। ट्रायल के दौरान 4 बसें रोजाना 180 किलोमीटर तक चलेगी। तो यूपी सरकार की नई पहल है, जल्द ही फराटा भरती हुई नजर आएगी इलेक्ट्रिक बसें। और बसों में सुरक्षा के लिए भी आपको बता दें खास इंतजाम किए गए हैं। इन लग्जरी बसों को ऐसे बनाया गया है कि कंफर्ट के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी हो सके। आपको बता दें कि इन लग्जरी बसों में एसी है, आरामदायक सीटें हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, ऑटोमेटिक डोर है। और इसके अलावा कंफर्ट की बात की जाए तो एसी, विशेष सीट्स, व्हील चेयर के लिए फोल्डिंग रैंप, दिव्यांगों के लिए अलग नीची सीट और ड्राइवर की सुविधा के लिए एडजस्टेबल सीट और ऑटोमेटिक गियर भी दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। आज से इन बसों का प्रोटोटाइप ट्रायल शुरू हो गया है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। मंत्री ने कहा है कि 1 साल तक इन बसों का किराया साधारण बसों के बराबर ही होगा। ट्रायल के दौरान 4 बसें रोजाना 180 किलोमीटर तक चलेगी। ट्रायल की सफलता के बाद 14 शहरों में 700 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन लग्जरी बसों में एसी है, आरामदायक सीट है, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। नगरीय परिवहन निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि ये बसें यात्रियों के कंफर्ट और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इनमें सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, ऑटोमेटिक डोर है, तो कंफर्ट के लिए एसी, विशेष सीट्स, व्हील चेयर के लिए फोल्डिंग रैंप, दिव्यांगों के लिए अलग नीची सीट और ड्राइवर की सुविधा की बात की जाए तो ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल सीट और ऑटोमेटिक गियर भी इन बसों में शामिल है। तो ट्रायल के तौर पर मंगलवार से ई बसें लखनऊ के 10 रूटों पर 3-3 दिन के अंतराल पर चलना शुरू हो चुकी है। महीने भर बाद इनमें आमजन सफर कर सकेंगे और साल भर तक साधारण बसों के किराए पर इनका संचालन किया जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि ट्रायल रन के बाद जल्द ही बसों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 100 बसें राजधानी लखनऊ में चलेगी। प्रदेश के 14 जिलों में कुल 700 बसें चलाई जाएगी। इनमें से 600 बसें भारत सरकार के फेम 2 योजना के तहत और 100 बसें प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी और हर एक बस की कीमत करीब 45 लाख रुपए है।
बढ़ते प्रदूषण के दौर में इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण सुधार की दिशा में मददगार साबित हो सकती है। शहर की सड़कों पर इनके दौड़ने से वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी और इनमें यात्रियों का सफर भी काफी ज्यादा आरामदेह और सुरक्षित होगा। तो यूपी सरकार की नई पहल, बढ़ते प्रदूषण के दौर में ये बसें पर्यावरण मित्र बनेगी। बढ़ते प्रदूषण के दौर में इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण सुधार की दिशा में मददगार साबित हो सकती है। शहर की सड़कों पर इनके दौड़ने से वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो आपको बता दें, लंबे समय से डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक नगर बसों का संचालन मंगलवार से शुरू हो चुका है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 4 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रायल के तौर पर मंगलवार से ई बसें लखनऊ के 10 रूटों पर 3-3 दिन के अंतराल पर चलना शुरू हो चुकी है। आज पूरे जनपद बिजनौर में ईद उल अजहा का त्योहार सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अपने घर पर ही अदा की। साथ ही मस्जिदों और ईदगाह पर भी 5-5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की। ईद के मौके पर पूरे जनपद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह और डीएम उमेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रही। तो आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इसके लिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि 50 से ज़्यादा लोग एक समय पर एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। तो पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। ईद के मौके पर पूरे बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह और डीएम उमेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रही। नमाज होने के बाद आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भी जनपद बिजनौर की जनता को ईद की मुबारकबाद दी। तो देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। ईद में सभी ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। तो पूरे जनपद बिजनौर में ईद उल अजहा का पर्व सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अपने घर पर ही अदा की। इसके अलावा मस्जिदों और ईदगाह पर भी 5-5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ी। ईद के मौके पर पूरे जनपद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह और डीएम उमेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रही और नमाज होने के बाद आला अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भी जनपद बिजनौर की जनता को ईद की मुबारकबाद दी। तो देश भर में आज धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद में सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसका भी पूरी तरीके से पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि ईद को देखते हुए यूपी सरकार ने पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। यूपी सरकार ने कहा था कि एक जगह एक समय पर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। बिजनौर जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में ईद की सकुशल नमाज संपन्न हुई। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कुर्बानी का कार्यक्रम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ मैं स्वयं भ्रमण में हूँ। सभी अधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट भ्रमणशील हैं। सेक्टर स्कीम, जोनल स्कीम लागू है। पूरे जनपद में अमन चैन है। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त और पुख्ता है। बिजनौर के सोहारा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तो वही विवाद को लेकर पिकअप चालक ने 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। तो वही एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। तो बिजनौर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। विवाद को लेकर पिकअप चालक ने
2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पूरा मामला क्या था, पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई है। तो बिजनौर की खबर, जहां पर मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पिकअप चालक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक की हालत अभी भी गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बिजनौर के सोहारा की खबर, जहां पर मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पिकअप चालक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वही एक घायल हो गया। घायल की हालत अभी गंभीर है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। तो बिजनौर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पिकअप चालक ने 2 को टक्कर मार दी, एक युवक की इस हादसे में मौत हो गई तो वही घायल का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो बिजनौर के सोहारा की खबर, जहां पर किसी मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पिकअप चालक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, एक की इसमें मौके पर ही मौत हो गई तो वही एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला क्या था, पुलिस उसकी छानबीन में जुट चुकी है। तो मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद की खबर सामने आई है। घटना ये हुई थी दोपहर में, बच्चों के मामले में थोड़ी सी बोलचाल हुई थी इंतजार से। उस बोलचाल होने पे कुछ महल्ले वालों ने वो कहा सुनी करके अपने अपने घर को चले गए। कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट भी नहीं हुई थी। वो 10-20 लौंडे लेके और रात को 9 बजे हमारे महल्ले में आ गया और हमारे घर में चढ़ाई करी उसने। जब हमारी किल्लम किल्ला सुनी तो महल्ले वाले निकल कर आ गए सब 9 बजे रात के लगभग, ठीक 9 बजे। मोहल्ले वाले जब निकल कर आ गए और 1-2 को पकड़ा दकड़ी करी तो वो लाठी डंडों से मार पीट करके और अपने हाथ पैर छुड़ा के और भाग गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कमजोर पड़ता जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में केवल 1036 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 16,848, महाराष्ट्र में 9,389, आंध्र प्रदेश में 2,498, तमिलनाडु में 1,904 और उड़ीसा में 2,085 केस सामने आए हैं। इसी के साथ यूपी देश में कुल एक्टिव मामलों में 18वें और सक्रिय अनुपात में 32वें नंबर पर आ गया है। यूपी का रिकवरी रेट 98.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.02% रह गया है। वहीं बता दें कि यूपी में 2,46,186 सैंपल टेस्ट में सिर्फ 55 नए केस पाए गए हैं और 107 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून करीब 1 सप्ताह पहले आया और बारिश को देखकर लोग खुश भी हुए। इनमें किसानों के चेहरे सबसे अधिक खिले, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून धोखा दे गया। करीब 5 दिन की देरी से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे देश में कमजोर स्थिति से पहुंचा, जिससे बीते हफ्ते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। इधर 5 दिनों से मानसून बराबर एक्टिव चल रहा है और स्थानीय स्तर पर भी लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के 37 जनपदों में तेज बारिश हो सकती है। इन सभी जिलों को मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि गंगा यमुना के बीच के मैदानी भागों में मानसूनी बारिश की गतिविधियां अभी आगे भी चलती रहेगी। मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गई है।
दो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मौसमी प्रणालियों को मजबूत बना रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाओं की गति भी अब तेज हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।